नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे जी। अभिलाष जी, IND 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कब आस रही, कब प्यास रही, उर्मे बस ये अभिलाष रही कि जीतना है। तो जीतने की जिद में ये आरोप भी आपके ऊपर लग गया है कि आपने खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे और कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने का काम कर सकती है। सबसे पहले तो कांग्रेस को अपने खुद के गिरेबान पे झांक के देखने की आवश्यकता है कि आखिर उनके अपने लोग ही उनको छोड़कर क्यों चले गए। और चूंकि हम राजनीतिक दल हैं, इसलिए राजनीतिक संज्ञान लेना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और उसका हमने बखूबी उसका निर्वहन भी किया है। इसलिए कहीं कोई खरीद फरोख्त और इन सब विषयों को लेकर यदि कांग्रेस आरोप लगाती है तो मुझे लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है। अपने स्वयं के आकलन के लिए कांग्रेस को सबसे पहले अपना आकलन करने की आवश्यकता है। सरकार आपने बना ली है, लेकिन उपचुनावों के माध्यम से अभी भी सत्ता का फाइनल बाकी है। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस तो कल ये दावा कर चुकी है कि 30 दिन बाद उनकी वापसी हो रही है, फिर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे, ऐसा कहा है कांग्रेस ने। देखिए, कांग्रेस कुछ भी दावे कर सकती है। मुझे ध्यान है कि जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिरी थी तब कमलनाथ जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि 15 अगस्त में कमलनाथ ही मध्य प्रदेश का झंडा फहराने वाले हैं। 15 अगस्त भी निकल गया और हम सब ने देख भी लिया कि झंडा किसने फहराया। इसलिए इस तरह के वादे, इस तरह की बातें करके कांग्रेस, जो बाकी लोग बचे हुए जो कांग्रेस से असंतुष्ट हैं, वो इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि वो भी उनको छोड़कर ना भाग जाएं। इसलिए उनके मनोबल बढ़ाने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है। लेकिन फिर जब चुनाव के परिणाम आएंगे, वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही आने वाले हैं। आपके भी कुछ लोग रुष्ट होकर उनके साथ चले गए हैं। हालांकि फिर यह प्रश्न कांग्रेस के ऊपर भी खड़ा हो जाता है कि जिस प्रकार से आपके लोग जब उनके पास गए तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता को, निष्ठावान कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं मिलेगी और बाहरी लोगों को मौका दे दिया। उन्होंने भी ऐसा ही किया है। लेकिन लोग आपके टूटे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड संगठन है, तो इसके लिए जाना जाता है कि आपका जो परिवार है वो बड़ा मजबूत है। कई स्तर पर काउंसलिंग हो जाती है। तो इस बार परिवार परामर्श केंद्र कुछ लोगों को जाने से रोक नहीं पाया, क्यों? देखिए, कुछ लोग निश्चित तौर पर कांग्रेस पे गए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता आधारित जनसंगठन है। कुछ निजी स्वार्थों के चलते कुछ लोग जा सकते हैं, कुछ ऐसी बातें, घटनाएं हमारे सामने ध्यान में आई भी हैं, लेकिन बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विचार के साथ है। और इस चुनाव के अंदर आप देखेंगे जिस तरह का माहौल नीचे खड़ा हुआ है। मैं अभी खुद ग्वालियर और चंबल के प्रवास से लौट रहा हूं। लगातार उत्साह का वातावरण बना है और जो 15 महीने में कांग्रेस की जो निकम्मी नकारा, अंधी लूली और लंगड़ी सरकार चली, जिसने सिर्फ और सिर्फ झूठ के आधार पर राजनीति की है, उसको वापस ना आए, इसलिए कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है और पूरी भारतीय जनता पार्टी एक लय में, एक सुर में भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने के लिए लगी हुई है। जैसा आपने कहा कि ग्वालियर चंबल के प्रवास से आप लौटे हैं, सबसे ज्यादा देखें 16 सीटें उसी क्षेत्र से हैं और एक तरीके से सत्ता का यौवन है। 16 वर्ष हम अपने यौवन को जानते हैं। हम जब युवा अवस्था में होते हैं तो 16 वर्ष को हम ये मानते हैं कि हम तरुण अवस्था पहुंच गए हैं। पूरे यौवन की शुरुआत होती है, तो पार्टी के लिए वो नव यौवन की तरह होगा अगर आप 16 सीटों पर परचम लहरा पाएं, क्योंकि कहा जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का विरोध है और ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस को पहले बहुत सीटें मिली थी और इस बार भी कांग्रेस अपना इतिहास दोहराएगी और उपचुनावों में बिल्कुल ग्वालियर से आपका सुपड़ा साफ करने वाली है। ये बात बहुत अच्छी है। मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। कांग्रेस ये कहती है कि पिछले साल से ये साल अच्छा है, लेकिन कांग्रेस के लिए मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस कितना भी प्रयास कर ले, पिछले चुनाव में भी हम सब ने देखा है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया था जिसमें झूठे वादे थे, किसान कर्ज माफी हो, युवाओं से 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हो, इन सारी बातों को आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जनता जान गई कि झूठ के आधार पर राजनीति चल रही है।
मैंने सुना हाल ही में कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो और जारी किया जिसमें 28 विधानसभाओं के हिसाब से अलग अलग बातें कही गई। वो भी वही झूठ का पुलिंदा है जो 4,000 रुपए युवाओं के बेरोजगारी के वादे के साथ था। इसीलिए कांग्रेस यदि ये कहती है कि हम फिर से वहां पर सत्ता पर आएंगे और ग्वालियर चंबल के अंदर हमारा वो रहेगा, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता जान गई है कि कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश का विकास और जनता का हित संभव नहीं है। इसीलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग खड़े हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ग्वालियर और चंबल के जो परिणाम आएंगे वो इतने अच्छे परिणाम होंगे कि कांग्रेस को वहां से सुपड़ा साफ होने की स्थिति बनने वाली है। जी, जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आगमन को लेकर कहा गया कि भाई एक और सत्ता का केंद्र, अब समानांतर केंद्र स्थापित हो जाएगा और पावर सेंटर बन जाएगा। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, संघ के पदाधिकारियों के साथ जिस प्रकार से घुल मिल गए हैं, अपने आप में अद्भुत दिख रहा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं ये हाथी जैसे दांत हैं, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ये लोग स्वीकार नहीं कर पाए, ना उनके लोगों को स्वीकार कर पाए। भयंकर अंतर विरोध है, क्या कहेंगे? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका हम सब ने हृदय से स्वागत भी किया है। उनके साथ एक लंबी टीम भी भारतीय जनता पार्टी में आई है। हाल ही में जैसे मैंने युवा मोर्चे की जो टीम का गठन किया है चुनाव की दृष्टि से, उसमें हमने युवा मोर्चा और युवक कांग्रेस से जो आए हुए हमारे साथी हैं उनके साथ सामंजस्य बनाते हुए वो सारी टीम की है। और अभी जो हमारा काम चल रहा है, जिस मोर्चे का मैं अध्यक्ष हूं, मैं देख रहा हूं कि दोनों हमारे युवा मोर्चा और युवक कांग्रेस के साथी मिलकर बहुत अच्छे तरीके से नीचे वर्क कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ कहने की चुनावी बातें हैं। लोग कह रहे हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ चलेंगे। जिस तरह से अभी सामंजस्य बनाते हुए सारे नेता एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है भविष्य में भी इसी तरह की स्थितियां निरंतर बनने वाली हैं। आप कहते हो त्याग जिसे वो कहते हैं गद्दारी है, और कोई ना कोई तो जाएगा क्योंकि अब जनता की बारी है। जाना तो है जनता के दरवाजे पर। आप कहते हो कि मंत्री पद छोड़ना, अपनी विधायकी छोड़कर वो लोग आए हैं, उनको ऐसा क्या मिला और एक बार उन्हें अग्नि परीक्षा फिर से देनी है। जिस पद पर वो थे सिर्फ उसी पद के लिए उन्हें फिर से अग्नि परीक्षा में जाना है। तो क्या वो खरे सोने की तरह उस परीक्षा काल से बाहर आ पाएंगे? वो आपके साथ जो लोग आए हैं, जिन वजहों से आए हैं, जो उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार जनता के मुद्दों पर संवेदनशील नहीं थी, कमलनाथ की सरकार जनप्रतिनिधियों को समय नहीं देती थी, उनका अधिकतर समय कॉरपोरेट घरानों के साथ गुजरता था, आम जनता की परवाह नहीं थी, गांव गरीब किसान की बात नहीं थी। ये मुद्दे जो लोग आए उन्होंने कहा। तो क्या ये मुद्दे जनता को समझ आ पाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि करोड़ों में बिक गए हैं। देखिए, ये बातें जो जुमले का उपयोग कर रहे हैं कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता, करोड़ों की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में इसीलिए जो आपने कहा कि अब जनता की बारी है, इसलिए हम कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि अब जनता की बारी है। अब जनता निर्णय करने वाली है और निर्णय इस बात का करने वाली है कि तुमने जो मुझे झूठे वादे कर मुझसे वोट हथियाने का जो काम किया, आपको ध्यान होगा इन्होंने चुनाव के पहले सर्टिफिकेट भरवाए गए थे, लोगों से हरे नीले पीले कार्ड भरवाए गए थे। इनके नेता राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। उस हिसाब से जनता ये सब चीजें समझ गई है कि कांग्रेस सिर्फ झूठी बात करती है। और औद्योगिक रूप से जो आप कहते हैं कि कमलनाथ एक उद्योगपति है, तो उन्होंने मध्य प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग खोल दिया था। कुल मिलाकर लेकिन जनता अब ये जान चुकी है, और जनता जो कांग्रेस के जो विधायक जो टूट टूट कर भारतीय जनता पार्टी में आए, उसका मूल कारण यह है कि उन्होंने जो जनता से वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि हम आपकी तकदीर और तस्वीर बदल देंगे, जो जवाबदेही लोकतंत्र के अंदर होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस में कमलनाथ कॉर्पोरेट तरीके से जो पूरी सरकार चला रहे थे, अपने खुद के नेताओं को समय नहीं दे रहे थे और कोई डेवलपमेंट के काम नहीं थे। औद्योगिक जगत घराने में मध्य प्रदेश में युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन आईफा जैसे अवार्ड कराकर हीरोइनों के साथ फोटो खिंचाने का काम किया जा रहा था। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता के सामने ये साफ है, और आने वाला निर्णायक जो वोट होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। एक बार तो कमलनाथ कमल पर भारी पड़ चुके हैं, और उन्हें जो भी आधार रहा हो, उन्होंने कुछ सर्वे कराए। ऐसा कांग्रेस ने कहा कि सर्वे में ये आया है कि सुपड़ा साफ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो किस आधार पर सर्वे कराया, क्या मुद्दे रहे, वो एक अभी भी गोपनीय पहलू है। लेकिन कमलनाथ जी बिल्कुल, चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, चाहे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हों, चाहे अध्यक्ष हों,
चारों तरफ कमलनाथ ही हैं। नाथ तो लिया है उन्होंने कांग्रेस को, उनको एक उम्मीद तो है कि वो वापसी कर सकते हैं। हर जगह से जनता है हमारे साथ आ रहे हैं कमलनाथ, इस प्रकार के अब स्लोगन्स कमलनाथ केंद्रित हो गई है कांग्रेस। कमलनाथ जी कहीं आपके लिए एक बड़ी चुनौती न बन जाए? देखिए, सबसे ज्यादा समस्या कमलनाथ जी तो ठीक है, बेचारे प्रयास करते रहते हैं। दिग्विजय सिंह जी एक बहुत महत्वपूर्ण नेता उनके यहां विराजमान है, और ये पूरी सल्तनत को जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से शून्य बनाने की तरफ अग्रसर हो रही है कांग्रेस, और आज कांग्रेस आने वाले समय में हम कहते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन पार्टी है, अभी उनके पास नेता नहीं है। दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं जो इस तरह से गुल खिला रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसके पीछे भी कोई ना कोई साजिश दिग्विजय सिंह की चल रही होगी। कमलनाथ को आगे कर और कैसे कमलनाथ को गिरा दिया जाए, इस प्रयास के लिए दिग्विजय सिंह जी भी लगे होंगे। इसीलिए कमलनाथ जी के नेतृत्व करते हुए कांग्रेस जिस तरह से प्रयास कर रही है, मैं ये मानता हूं कि नियत, नीति, नारा और नेता सारे कांग्रेस के जनता के सामने उनके चेहरे उजागर हो चुके हैं। इसलिए जनता बिल्कुल भी कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं होगी, चाहे कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो। मैंने तो सुना है कि अभी शायद पायलट भी आ रहे हैं, उनके आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मध्य प्रदेश में सशक्त नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, वी डी शर्मा जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, कैलाश जी, नरोत्तम जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे साथ हैं। ऐसे सारे नेतृत्वकर्ताओं के नेतृत्व में हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास देश में आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी जैसा नेतृत्व करता है, इसलिए इस नेतृत्व के आधार पर हम चुनाव पर उतरेंगे और निश्चित तौर पर कमल ही मध्य प्रदेश में खिलने वाला है। जी, एक और बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस प्रकार से कोरोना को लेकर एक सरकार के ऊपर सवाल उठाया है कि अपनी राजनीतिक अभिप्साओं की पूर्ति हेतु आप देख ही नहीं रहे हैं कहाँ चुनाव का प्रचार करना है, कहाँ नहीं करना है, बहुत भीड़ जमा हो रही है। हालांकि वैसा उनके तरफ भी हो रहा है, लेकिन वो सवाल चूंकि सरकार का दायित्व होता है, सरकार की जवाबदेही ज़्यादा होती है, तो वो सवाल उठा रहे हैं कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति बिगड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी चुनावों में मस्त है। देखिए, कोरोना निश्चित तौर पर एक महामारी है और उस संकट से हम सबको उभरना भी है, और उसके लिए जनता से भी मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सारी चीजों का पालन करें। लेकिन कोरोना महामारी के चलते चूंकि चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित किए हैं, उसकी अपनी एक नियमावली उन्होंने जारी की है, और मैं ये मानता हूं चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या राजनीतिक अन्य कोई भी दल हो, हम सब उनके नियमों का पालन करते हुए ही चुनाव प्रचार की दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। लेकिन कोरोना की इस महामारी के समय में जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से काम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया है, इतनी भयानक परिस्थितियों के बाद भी जो मध्य प्रदेश में बीच कोरोना काल में सरकारें बदली और बाकी सब चीजें हुई, फिर भी सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। मैं फिर आपके माध्यम से ही आग्रह करता हूं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना महामारी के समय अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सबकी भी है, हम उसका भी पालन करते हैं। देश के केंद्रीय नेतृत्व पर भी आरोप लग रहे हैं कि मोदी जी जो है कहते तो हैं 70 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन जो भी है वो तो 70 सालों का ही है। क्या उनके आने से बदल गया? उन्होंने जो वायदे किए थे उनमें क्या बदलाव आ गया? आज युवा बेरोजगार है और महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। उनकी कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे इस देश का भला हो गया? देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेतृत्व करता है जिसमें भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान को पूरे विश्व के सामने बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। भारतीय राजनीति में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे वो किसानों की बात की जाए, चाहे वो महिलाओं की बात की जाए, चाहे स्वच्छता की बात की जाए, चाहे महिलाओं की अस्मिता की बात की जाए। कांग्रेस कहती है कि हम 70 साल से इस देश में राज कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने वर्षों से आपने राज किया, फिर भी इतने सारे शौचालय बनवाने की गरीबों के यहां स्थिति पैदा हुई। आप इतने वर्षों से इस देश के अंदर राज कर रहे थे, आज तक आपने देश के स्वाभिमान को लेकर कोई विषय उठाया? आप इतने वर्षों से राज कर रहे थे, बांग्लादेश और भारत की सीमाओं के सर्वेक्षण की दृष्टि से यदि बांग्लादेश से भारत के अंदर प्रवेश करने वाले जो लोग हैं, बीच में एक विषय और डेवलप हुआ था कि पाकिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश से भारत को खतरा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी बांग्लादेश के माध्यम से आतंकी भारत के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उनकी सीमाओं को सुरक्षित रखने की बात किसने की? जम्मू कश्मीर इतनी बड़ी समस्या बनकर देश के सामने उभरा, जिसकी मूल जिम्मेदारी नेहरू जी की है। नेहरू जी क्यों उसको इंटरनेशनल मार्केट में उस विषय को लेकर गए? ये सारे विषय जो देश के लिए हैं,
जो देश के स्वाभिमान के विषय हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात है, इस विषय में तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई काम कर पाई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इतने कम समय में देश की जनता का विश्वास जीता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए इतने महत्वपूर्ण और इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि यदि वो एक आवाज बुलंद करते हैं तो हजारों हजार लोग अपनी सब्सिडी छोड़कर देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होते हैं। ये वॉइस किसी ने डेवलप की है तो उसका नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी है। इसीलिए सारे विकास के मुद्दों के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेनों के विकास के साथ हो, औद्योगिक विकास के साथ हो, ऐसे सारे विषयों पर देश के प्रधानमंत्री निर्णय ले रहे हैं। अभी हाल ही में आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक एग्रीकल्चर के लिए एक बड़ा बिल लेकर आए। कांग्रेस विरोध कर रही। कांग्रेस निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर कांग्रेस लगी हुई। कांग्रेस पंजाब के अंदर ट्रक में ट्रैक्टर भरकर ला रहे हैं और रोड पर जला रहे हैं। ये वीडियो मैं नहीं दिखाता, आपके मीडिया जगत के लोग दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर इस तरह से प्रेशर क्रिएट करने का, और मुझे लगता है 2-3 दिन में उनका भी वो भी शांत हो जाएंगे। बाकी और कहीं ऐसी स्थितियां नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई और निश्चित रूप से उस घटनाओं से मानवता के ऊपर एक प्रश्न लगता है। मानवता शर्मसार है। उन घटना की जितनी कड़े शब्दों में भर्त्सना और निंदा की जाए वो कम ही है। तो सवाल उठाए गए हैं, लेकिन आप भी सवाल उठा रहे हैं कि ये सेलेक्टिव जो है विरोध है। वही मुद्दे अगर कांग्रेस के शासित राज्यों में होते हैं तो वहां मौन हो जाते हैं, और जहां भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में होते हैं तो वहां मुखर हो जाते हैं। लेकिन प्रियंका जी और राहुल जी ने बहुत मुखर विरोध किया है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस ने इसकी बात का विरोध किया है, और जो अभी हाथरस की जो घटना हुई है उसमें हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़े कड़े तरीके से उस सारे विषयों को लेकर उसकी जांच और बाकी सारे विषयों पर निर्णय भी किए हैं। कल मैं देख रहा था, आपके मीडिया जगत से ही देख रहा था, चैनल पे मुझे दिखाया जा रहा था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी वहां जाने के लिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां जाने के लिए हैं। फिर उसके बाद उनको 5 लोगों को वहां परमिट भी किया गया, वो सारे लोग गए भी। कुल मिलाकर कांग्रेस विरोध कर रही है। विरोध के लिए विरोध करना है, ये कांग्रेस का कोई विशेष रूप से कोई ऐसा काम लेकर विरोध करना ये नहीं है। कार्यक्रम को लेकर ही कार्यक्रम करना है, ये कांग्रेस का एजेंडा रहता है। आप कभी भी कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस किसी विषय को लेकर पहले से कोई प्लान करके कुछ नहीं, सतत जो सामने प्रतिक्रिया होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया समान किंतु विपरीत दिशा में, जो हमने न्यूटन्स का लॉ पढ़ा है, वो कांग्रेस बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाती है। लेकिन इस घटना में जो भी घटना हुई है, इस घटना में उत्तर प्रदेश की सरकार गंभीरता से काम कर रही है। सीबीआई जांच का ऑर्डर करवा दिया है। निश्चित तौर पर उनका जो भी अच्छे से अच्छा निर्णय होगा, जो भी जनता के हित में होगा, उस परिवार के हित में होगा, वो निश्चित तौर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील जो सरकार है वो निश्चित तौर पर वो निर्णय करने वाली है। जी, कांग्रेस भी राम मंदिर का जब निर्णय आया और राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ हुआ, आधारशिला रखी गई, तो कांग्रेस ने भी, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी बड़ा एक पोस्टर, एक कटआउट श्री राम का लगाया और हनुमान चालीसा का आयोजन किया। तो उसमें आप लोग कटाक्ष करते दिखे। ऐसे धार्मिक कार्यों में आपको क्या आपत्ति है? देखिए, आपत्ति किसी बात की नहीं है। यदि ये बात कांग्रेस की प्रवृत्ति होती तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन किसी समय विशेष पर, आज राम मंदिर का निर्माण हुआ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम जब कहते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तब यही कांग्रेस कहती थी कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे। लेकिन 5 अगस्त को जब तिथि बता दी गई तो कांग्रेस के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, और 5 अगस्त के दिन जब उसके लिए निर्माण का आधारशिला रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री पहुंचे, तब कांग्रेस कार्यालय में राम भगवान के पोस्टर लटका दिए गए। श्रेय लूटने की राजनीति, धर्म की राजनीति को श्रेय लूटने की राजनीति करने का काम कांग्रेस कर रही थी। मैं पूछना चाहता हूं, इससे पहले जब राम के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े किए गए और यह कहा गया कि राम सेतु के बारे में सवाल खड़े किए गए, राम यहां के नहीं थे, इस पे सवाल खड़े किए गए, तब कांग्रेस कहां थी? क्यों नहीं मुखर होकर सामने आई? इसलिए चूंकि राम मंदिर बन गया है तो अब उसमें श्रेय लूटने की बात है कि राजीव गांधी के दौर में यह हुआ और इनके दौर में यह हुआ, और कांग्रेस कार्यालय में बड़ा सा राम भगवान का पोस्टर लगा दिया गया। मध्य प्रदेश और देश की जनता जानती है कि राम के अस्तित्व के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी, और उसमें सफलता के पायदान तक पहुंचाने का काम बीजेपी ने किया है। इसलिए हम हमेशा राम भगवान के आस्था का केंद्र तो मानते हैं। आस्था को आप
पॉलिटिकल माइलेज में बदलना क्यों चाहते हैं? ये आरोप भी आपके ऊपर लगा है कि आप उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप ये सब करते हैं। बिल्कुल नहीं, राम भगवान के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने का काम इस देश में कांग्रेस ने किया था, इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी सतत उसके लिए संघर्ष करती रही और सफलता तक पहुंचाने के लिए राम मंदिर, अब भव्य राम मंदिर का निर्माण इस देश के अंदर होगा। पूरा विश्व राम मंदिर के भव्य निर्माण को देख रहा है, इसलिए राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कंधों पर ली थी और आज सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर आज सरकार ने यह निर्णय भी लिया और इतना भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। हाँ, ये काम कांग्रेस जरूर कर रही है कि उसका श्रेय हम ले लें, कहीं से नाम हम जुटा लें। धारा 370 लगा के भी आपने अराजकता बढ़ाने का प्रयास किया, ये भी एक और आरोप है आपके ऊपर, हटाकर धारा 370 हटाकर। कुछ 4-5 परिवार ऐसे थे जम्मू कश्मीर में जो पूरे जम्मू कश्मीर की जनता का शोषण करने का काम कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पर रहने वाले जो दलित थे, दलित परिवार के लोगों को सिर्फ इस बात के लिए ही वहां पर कि आप सिर्फ सफाई का काम करेंगे और आपको जम्मू कश्मीर की कभी भी आपको वहां के नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। ऐसे कई परिवार हैं बड़ी संख्या में जो वहां से विस्थापित कर दिए गए। वहां पर जम्मू कश्मीर में देश के अन्य लोग कहीं जाकर कुछ चीजें नहीं खरीद सकते थे। क्यों वो देश का टुकड़ा कोई अलग टुकड़ा था? क्यों कांग्रेस इस पे षड्यंत्र कर रही थी? अराजकता की बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही। 370 हटाकर अराजकता को समाप्त करने का काम उस जम्मू कश्मीर के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। लेकिन कांग्रेस और कुछ 4-5 घरानों के परिवार जो उसको अपनी बपौती समझते थे, हाँ, उनके हाथ से जम्मू कश्मीर छिटक गया है, इसलिए वो अराजकता की बात कर। एक परिवार जो बरसों से इस देश के लिए अपना समय, श्रम और अपनी निष्ठा से लगा हुआ है, आप लोग उस पर बड़ा कटाक्ष करते हैं कि भाई कांग्रेस का मतलब ही नेहरू गांधी परिवार है। तो वो कहते हैं कि बलदानी परिवार, कहाँ आपत्ति है अगर राहुल गांधी जी अध्यक्ष होते हैं, सोनिया गांधी जी अध्यक्ष होती हैं, आपको क्यों आपत्ति हो जाती? देखिए, आपत्ति हमको नहीं होती है, आपत्ति कांग्रेस के अंदर ही होती है। एक राजनीतिक घराने का परिवार है। राहुल गांधी जी की जो योग्यता है उस पर मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता, कांग्रेस खुद प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किस तरह से मजाक इस देश के अंदर कांग्रेस बन के खड़ी हुई, इस बात के लिए आपत्ति मैं नहीं करता, कांग्रेस के नेता खुद करते हैं। और कांग्रेस में हमारे यहां तो आंतरिक लोकतंत्र है, राजनीतिक पार्टी में हमारे यहां कोई भी प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन वहां पर एक घराना ही हो सकता है। खैर, इस बात पे मैं नहीं जाऊंगा, ये उनके अपने आंतरिक लोकतंत्र की बात है, लेकिन फिर भी दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में गुलामी की परंपरा जीवन भर चलती रहेगी और वही कांग्रेस में गांधी परिवार की सभी गुलामी करते रहेंगे, ये दावे के साथ मैं कहता हूं। और चाहे वो नेतृत्व अच्छा हो या बुरा हो, उन्हें सहजता से स्वीकार करना ही होगा। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व विहीन पार्टी आज देश के सामने बनकर उभर गई है। जी, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने मुद्दों पर आपने जिस साफगोई और स्पष्टवादिता से जवाब दिया, आपको साधुवाद देता हूं, लेकिन क्या आप ये उम्मीद के साथ कह सकते हैं, विश्वास के साथ कह सकते हैं, क्योंकि वक्त है बदलाव का। मैंने तो जितना भौतिकी पढ़ी है, जितना मैं समझा हूं साइंस को, विज्ञान को, तो प्रवाह ही बदलाव ला सकता है, फोर्स से ही चेंज होता है। तो युवा प्रवाह है, आप उस प्रवाह के अध्यक्ष हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष बतौर क्या आप ये भरोसा दिला सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता यथावत रहेगी, सरकार यथावत चलेगी और जो आपके काम हैं आप निरंतर करेंगे? देखिए, युवा का उल्टा करके हम देखेंगे तो वायु के स्वरूप के साथ युवा को जोड़ा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का, जिसको हम कहते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी है, वो भारतीय जनता युवा मोर्चा है और यूथ बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर इस चुनाव में युवा सबसे ज्यादा आगे आकर देखेगा। आपने एक अभी 2-3 कार्यक्रम देखे होंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी अभी सुहासरा गए थे, युवा उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। अभी कमलनाथ जी ग्वालियर गए थे, युवा उनको घेर लिए। आप भांडेर के अंदर दिग्विजय सिंह को युवाओं ने खदेड़ दिया। कुल मिलाकर इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी युवाओं की है और मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि भारतीय जनता युवा मोर्चे की एक टीम का कार्यकर्ता नीचे तक, पंचायत तक हम धूम मचाकर रखेंगे। और इस चुनाव में जो 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता है, वो कांग्रेस के सर चढ़कर इतनी बुरी तरह से कांग्रेस के सामने खड़ा होगा कि कांग्रेस परेशान हो जाएगी और नौजवान कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए
मध्य प्रदेश के अंदर ताकत के साथ खड़ा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरी ताकत के साथ काम पर लगा हुआ है। जी, समय सीमा के चलते अब ये चर्चा को मैं यहाँ विराम दूंगा। निश्चित रूप से चर्चा अपने बहुत ही रोचक दौर में थी और जिस हिसाब से आपने तमाम सारे पहलुओं को स्पष्टवादिता और साफगोई के साथ स्वीकार किया और उस पर अपनी प्रतिक्रिया रखी, मैं समझता हूँ कि जनता को आपकी बात समझ आएगी, जनता तक आपकी बात पहुँचेगी। तो युवा का अगर शब्दों के हिसाब से उलटफेर करें तो युवा वायु होता है और युवा वायु नहीं है, प्राण वायु है। तो ये वायु भारतीय जनता पार्टी की आयु बढ़ाएगी, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे जी द्वारा किया गया है। अभिलाष जी की जो अभिलाषा है कि मुझे तोड़ दो, जोड़ दो, जो भी चाहो, किसी भी पथ पर मुझे चला दो, चाहे राहें पथरीली हों या ककरीली, लेकिन एक ही अभिलाषा है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला रहे। अब उनकी ये अभिलाषा पूरी होगी या नहीं, ये तो जनता तय करेगी। आपने हमें इतना वक्त दिया, हमारे साथ इतना समय साझा किया, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।